हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा इसमें आपका स्वागत है। परीक्षा मंथन के सीरीज में आज का जो हमारा वीडियो है वह 8th वीडियो है। इससे पहले के 7 वीडियो दीक्षा इसके प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियोज को देख सकते हैं। परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स जो है यह बिहार विशेषांक है 69th बीपीएससी के लिए। यह काफी महत्वपूर्ण है। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाएं। 69th बीपीएससी से संबंधित यहाँ पे सारे कंटेंट उपलब्ध हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है केंद्रीय बजट 2023-24 एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। इस टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। 1 फरवरी 2023 को भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 45,03,97 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। अमृतकाल के पहले बजट में समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पर आधारित है। बजट 2023-24 के विजन, इसके विजन क्या है ये देख लेते हैं। युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, सेकंड है रोजगार सृजन में वृद्धि और थर्ड है सुदृढ़ और स्थिर बृहत आर्थिक वातावरण। बजट 2023-24 का विजन ये तीनों है। बजट 2023-24 की सप्तर्षि 7 प्राथमिकताएं क्या क्या है? वो 7 प्राथमिकताएं हैं। समावेशी विकास, अवसंरचना और निवेश, क्षमता उभरना, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र और युवा शक्ति बजट। कृषि और सहकारिता क्षेत्र में इस बजट में क्या किया गया है इसको देख लेते हैं। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण, किसानों के लिए सुलभ, समावेशी और शिक्षाप्रद समाधान, एएनबी बागवानी स्वच्छ पौधे कार्यक्रम, उच्च मूल्य की बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, भारत को मिलेट श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाना, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIMR हैदराबाद को सहायता प्रदान करना, मोटे अनाज को अब श्री अन्न कहा जाएगा। श्री अन्न किसको कहा जाएगा? तो मोटे अनाज को कहा जाएगा। कृषि गतिवर्धक कोष की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार स्टार्टअप को प्रोत्साहन करने के लिए लक्षित निधियां, पशुपालन, डेयरी कार्य और मत्स्यिकी क्षेत्र को 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण आवंटन, व्यापक रूप से उपलब्ध भंडारण क्षमता की स्थापना, उपयुक्त समय पर बिक्री करने में किसानों को समर्थ बनाकर उनका पारिश्रमिक बढ़ाना। नेक्स्ट है स्वास्थ्य। इस बजट में स्वास्थ्य के संबंध में क्या क्या कहा गया है? फर्स्ट है 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करना। इसके बाद है फार्मास्यूटिकल्स विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नया कार्यक्रम शुरू करना, स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू करना, ICMR की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सुविधाओं के जरिए सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। ये सारे स्वास्थ्य से संबंधित इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा और कौशल से संबंधित इस बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं? जिला शिक्षा और शिक्षण संस्थानों के जरिए शिक्षक प्रशिक्षण का पुनरुद्धार, बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करना, पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना, अवसंरचना और निवेश, अवसंरचना और उत्पादन क्षमता में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन, विकास और रोजगार में वृद्धि, पूंजीगत निवेश परिव्यय को 33.4% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करना,
अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण जारी करना। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपया का अब तक का उच्चतम पूंजीगत परिव्यय। पत्तनों, कोयला, इस्पात, उर्वरक क्षेत्र के लिए एंड टू एंड कनेक्टिविटी हेतु निर्दिष्ट 100 परिवहन अवसंरचना परियोजनाएं। यूआईडीएफ की स्थापना द्वारा श्रेणी 2 और श्रेणी 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का सृजन। नेक्स्ट है अंतिम छोर तक पहुंच प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन शुरू करना। अंतिम छोर तक पहुंच यहाँ पे है। अंतिम छोर तक पहुंच में फर्स्ट कार्यक्रम है प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन शुरू करना। कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्र में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता। 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए अधिकाधिक शिक्षकों की भर्ती करना। अभी जस्ट इसका वैकेंसी भी आया है, आप लोग देखे होंगे। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री की स्थापना करना। युवा PMKVI 4.0 की शुरुआत, जिसमें कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D मुद्रण आदि नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपाय। घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक पूर्ण पैकेज के अंतर्गत चुनौती परख से चुने गए कम से कम 50 स्थलों को विकसित करना। यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन। 10 यूनिटी मॉल में एक जिला एक उत्पाद, जीआई और हस्तशिल्प उत्पादों के संवर्धन और विक्रय को बढ़ावा दिया जाएगा। हरित विकास से संबंधित प्रावधान जो है इस प्रकार है। हरित ऋण कार्यक्रम, संभरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ईपीए के तहत अधिक सूचित किया जाना है। पीएम प्रमाण की शुरुआत, राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। 500 नए अपशिष्ट से धन संचय, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन स्कीम के तहत स्थापित किए जाने हैं। 500 नए अपशिष्ट से धन संयंत्र। अन्य पहले क्या क्या किया गया है इसमें? किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने में सहयोग देने के लिए 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को बढ़ावा। ऊर्जा दक्ष परिवहन के लिए तटीय नौवहन को बढ़ावा। पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को बदलने के लिए निधियों का आवंटन। वित्तीय विकास से संबंधित भी इस बजट में प्रावधान किए गए हैं, जिसमें है राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना, ऋण देने में क्षमता लाना, वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा। नेक्स्ट है केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना। कंपनी अधिनियम के तहत प्रशासनिक कार्य के निष्पादन में तेजी आएगी। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी स्कीम, 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण प्रदान करने के लिए संवर्धित स्कीम के तहत कॉर्प्स निधि का विस्तार। नेक्स्ट है महिला सम्मान वचन पत्र, महिलाओं के लिए 2 लाख तक की राशि जमा करने की सुविधा के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए एक बार की नई लघु बचत योजना। विशिष्ट नागरिकों के लिए लाभ, विशिष्ट नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। अन्य पहल इसमें क्या क्या किया गया है? GIFT IFSC में व्यावसायिक कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए पहले प्रतिभूति बाजारों में शैक्षिक प्रमाण पत्र देकर और अधिक प्रशिक्षित व्यवसायियों को तैयार करना। समावेशी विकास की उपलब्धियां, ग्रामीण घरों में 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन, 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए गए। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन
2020 करोड़ कोविड टीकाकरण। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। 47.8 करोड़ पीएम जनधन बैंक खाते। पीएम एसबीवाई और पीएमजेजेवाई के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ का नकदी अंतरण। बजट की मुख्य उपलब्धियां: नई आयकर व्यवस्था में बदलाव, छूट की सीमा में और टैक्स स्लैब में। नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। पूंजी निवेश परिव्यय में 33% की वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है, जिसे बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए पिछले एक दशक में सबसे अधिक किया गया है। सीमा शुल्क में परिवर्तन, रेलवे के लिए पूंजी परिव्यय को बढ़ाकर अब तक का सर्वाधिक 2.40 लाख करोड़ रुपए किया गया है। वर्तमान और प्रस्तावित कर दर। कर की दर वर्तमान आय स्लैब और प्रस्तावित आय स्लैब 0, 1 भी रुपया नहीं लगेगा 2.5 लाख रुपए तक, और इसको बढ़ा करके कितना प्रस्ताव किया गया है? तो 3 लाख रुपए तक प्रस्तावित है। 5% 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक, और 3 लाख से 6 लाख रुपए तक प्रस्तावित है। वर्तमान में है 2.5 लाख से 5 लाख, जिसको बढ़ा करके 3 लाख से 6 लाख करने का प्रस्ताव है। 10% टैक्स आप लोगों को देना पड़ेगा। कब? जब आपकी आय होगी 5 लाख से 7.5 लाख। इसको बढ़ा करके 6 लाख से 9 लाख रुपए तक करने का प्रस्ताव है। 15% कर की दर तब लगाया जाएगा जब आय होगी 7.5 लाख से 10 लाख रुपए, जिसको बढ़ा करके 9 लाख से 12 लाख रुपए तक करने का प्रस्ताव है। 20% 10 लाख से 12 लाख रुपए तक, और इसको बढ़ा करके 12 लाख से 15 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। 25% 12 लाख से 15 लाख रुपए तक, और 30% 15 लाख रुपए से अधिक, और प्रस्तावित है 15 लाख से अधिक। बजट में भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने से पहले 4 परिवर्तनकारी अवसरों की पहचान की गई है। वे 4 परिवर्तनकारी अवसर क्या क्या हैं? स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। सेकंड है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास। थर्ड है विकास मोड में पर्यटन को बढ़ावा, और फोर्थ है हरित विकास। अवसंरचना हेतु पूंजीगत व्यय में वृद्धि। पूंजी निवेश परिव्यय लगातार तीसरे वर्ष बढ़ा है, जो कि 33% से बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जिससे यह सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% हो गया है। प्रभावी पूंजीगत व्यय का बजट 13.7 लाख करोड़ रुपए है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% है। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है। यह अब तक का सबसे अधिक परिव्यय है, जो वर्ष 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना अधिक है। विमानन हवाई संपर्क में सुधार हेतु 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट, वाटर एयरड्रोम, उन्नयन लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्विकसित किया जाएगा। अन्य परिवहन परियोजनाएं निजी स्रोत से 15,000 करोड़ रुपए सहित 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक, खाद्यान्न उद्योगों के लिए अंतिम छोर तक पहुंच हेतु 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की गई है। प्राथमिकता उत्पादन क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता हेतु एक शहरी अवसंरचना विकास निधि, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड UIDF स्थापना की जाएगी। UIDF की प्रबंध राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। UIDF का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। और टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए वार्षिक आधार पर 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। ई न्यायालय, न्याय के अभावी
न्याय के प्रभावी प्रशासन के लिए ई न्यायालय का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा। ई न्यायालय का कौन सा चरण शुरू किया जाएगा? तो थर्ड चरण। 5G प्रौद्योगिकी। इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवाओं का उपयोग अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी, ताकि अवसरों, व्यापार मॉडल और रोजगार की संभावनाओं की एक नई श्रृंखला को साकार किया जा सके। प्रयोगशालाओं में स्मार्ट क्लासरूम, सटीक खेती, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ केयर ऐप जैसे एप्लीकेशन की सुविधा होगी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 19,700 करोड़ रुपए, ताकि अर्थव्यवस्था को कम कार्बन तीव्रता में परिवर्तित करने, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता को कम करने तथा देश को इस उभरते हुए क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया जा सके। लक्ष्य 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन तक पहुंचने का लक्ष्य है। गोवर्धन योजना। हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है इस बजट में। गोवर्धन योजना चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन ग्लैबनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 5,000 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। प्राकृतिक और बायोगैस का विपणन कर रहे सभी संस्थानों के लिए 5% का कंप्रेस्ड बायोगैस अधिशेष भी लाया जाएगा। जीएसटी के तहत अभियोजन शुरू करने हेतु कर की न्यूनतम राशि 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए की जाएगी। प्रमुख मंत्रालयों को आवंटन। एक तरफ मंत्रालय दिया हुआ है और दूसरे तरफ जो है रुपये लाख करोड़ में जो आवंटित किया गया है। रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.70 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्रालय को 2.41 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.06% रुपए आवंटित किए गए हैं। गृह मंत्रालय को 1.96 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.78 लाख करोड़ रुपए, ग्रामीण मंत्रालय को 1.60 लाख करोड़ रुपए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को 1.25 लाख करोड़ रुपए और संचार मंत्रालय को 1.23 लाख करोड़ रुपए। इसमें से सबसे ज्यादा रक्षा मंत्रालय पर खर्च किया गया है, अर्थात रक्षा पर खर्च किया गया है 5.94 लाख करोड़ रुपए। और इसके बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का स्थान है। थर्ड स्थान पे रेल मंत्रालय है। प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन। जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फार्मास्यूटिकल्स उद्योग के लिए 1250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल के लिए 5,943 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल का त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण, इसके लिए 5,172 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पूर्वोत्तर विशिष्ट अवसंरचना विकास के लिए 2,491 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बागवानी के लिए 2,200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए 16,361 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पर्यटन के लिए 2,400 करोड़ रुपए और खेल के लिए 2,462.59 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस प्रकार योजना जो है
इंडिविजुअल योजनाओं पर जो खर्च है, सबसे ज्यादा खर्च किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना पर, 79,590 करोड़ रुपए। और उसके बाद जो है जल जीवन मिशन पे खर्च किया गया है 70,000 करोड़ रुपए। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और मंत्रालय में किसको सबसे ज्यादा किस पर खर्च किया गया है, तो रक्षा मंत्रालय पर। और सेकंड स्थान पे है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, और थर्ड नंबर पर है रेल मंत्रालय। इसी प्रकार योजनाओं में सबसे अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना पे खर्च किया गया है, सेकंड स्थान पे है जल जीवन मिशन योजना, और थर्ड स्थान पे है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। राजस्व प्राप्तियां, कितना राजस्व प्राप्त हुआ है 2023-24 में? अनुमान है 26,32,281। कर राजस्व 23,30,631, ये करोड़ रुपए में है। पूंजीगत प्राप्तियां हैं 18,70,816 करोड़ रुपए। ब्याज भुगतान कितना करना है? 10,79,971 करोड़ रुपए। बस इतना ही आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है किस मद में कितनी राशि व्यय हुई है? पेंशन पर, रक्षा पर, वाणिज्य एवं उद्योग पर, पूर्वोत्तर विकास पर, शिक्षा पर, ऊर्जा पर, विदेश मामले पर, वित्त पर, स्वास्थ्य, गृह, ब्याज। आईटी और दूरसंचार, इसमें आप लोग याद रखेंगे बस इतना कि सबसे ज्यादा व्यय किस पर होता है, तो ब्याज पर होता है सबसे ज्यादा व्यय। 5,17,34 करोड़ रुपए जो है ब्याज दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो सबसे अधिक व्यय ब्याज पर किया जाता है। बजट 2023-24 में उठाए गए प्रमुख कदम और उम्मीद। एक तरफ कदम है, दूसरी तरफ उम्मीद है। मेक इन इंडिया शिक्षण संस्थानों में 3 स्पेशलाइज्ड एमआई सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कृषि, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के अनुकूल शहरों के विकास के एआई आधारित समाधान मिलेंगे। नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। स्टार्टअप और शिक्षण संस्थानों को शोध के लिए डाटा उपलब्ध हो सकेगा। विवाद से विश्वास, एमएसएमई के लिए अनुबंधों के पालन में नरमी। कोविड महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत मिलेगी। विवाद से विश्वास 2, सुगम और मानकीकृत सेटलमेंट स्कीम। सरकारी और सरकार आश्रित कंपनियों के मामले में अनुबंध संबंधी विवादों का तेज निपटारा होगा। ई कोर्ट का तीसरा चरण किया जाएगा लॉन्च। न्याय का प्रभावी प्रबंधन हो सकेगा। बिजनेस इंटरप्राइज और चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रयोग के लिए एटीटी डिजी लॉकर बनाया जाएगा। कंपनियों के लिए दस्तावेज सुरक्षित तरीके से स्टोर करना और शेयर करना संभव हो सकेगा। यहाँ पे लॉकर है, लॉकर। 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। क्षेत्र में रोजगार और कारोबार की क्षमता का हो सकेगा पूरा दोहन। प्रयोगशाला में तैयार हीरा सेक्टर के लिए R&D ग्रांट जारी किया जाएगा। घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देते हुए आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, बजट खत्म हो गया है। अब आर्थिक सर्वेक्षण
शुरू किया हो रहा है। तो आइए आर्थिक सर्वेक्षण को देख लेते हैं। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2023 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 पेश किया, जिसका अनुमान है कि जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2024 के लिए वास्तविक दर पर 6.5% रहेगी। इस अनुमान की बहुपक्षीय एजेंसियों जैसे कि विश्व बैंक, IMF, ADB और घरेलू तौर पर RBI द्वारा किए गए अनुमानों से तुलना की जा सकती है। 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% रहेगी, जो वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रम पर निर्भर है। 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अर्थव्यवस्था में 7% की दर से वृद्धि संभावित है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 8.7% रही थी। कोविड-19 के 3 लहरों और रूस-यूक्रेन संघर्ष के बावजूद एवं फेडरल रिजर्व के नेतृत्व में विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंक द्वारा महंगाई दर में कमी लाने की नीतियों के कारण अमेरिकी डॉलर में मजबूती दर्ज की गई है और आयात करने वाली अर्थव्यवस्था का चालू खाता घाटा CAD बढ़ा है, जबकि दुनिया भर की एजेंसियों ने भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था माना है, जिसकी विकास दर वित्त वर्ष 2023 में 6.5 से 7% रहेगी। वित्त वर्ष 2023 के दौरान भारत के आर्थिक विकास का मुख्य आधार निजी खपत और पूंजी निर्माण रहा है, जिसने रोजगार के सृजन में मदद की है। यह शहरी बेरोजगारी दर में कमी तथा कर्मचारी भविष्य निधि के कुल पूंजीकरण में तेजी के माध्यम से दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त विश्व के दूसरे सबसे बड़े टीकाकरण अभियान, जिसमें 2 मिलियन खुराकें दी गई है, ने भी उपभोक्ताओं के मनोभाव को मजबूती दी है, जिससे खपत में वृद्धि होगी। निजी पूंजीगत निवेश का नेतृत्व करने की आवश्यकता है ताकि रोजगार के अवसरों का तेजी से सृजन हो सके। वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार ने इन्हें ऋण आपूर्ति बढ़ाने में सक्षम बनाया है, जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु ऋण में तेजी से वृद्धि हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी लगातार चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसमें रुपये में गिरावट और US फेड की ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की संभावना शामिल है। चालू खाता घाटा भी बढ़ना जारी रह सकता है, क्योंकि वैश्विक पण्य कीमतें ऊंची बनी हुई है। वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि का नेतृत्व निजी संस्थानों और पूंजी निर्माण उद्योगों द्वारा हो रहा है, जिससे रोजगार का सृजन हो रहा है। आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना के द्वारा MSME से ऋण की प्राप्ति सरलता से हो रही है, जिससे उनकी ऋण संबंधी समस्याओं में कमी आई है। वर्ष 2023 में वैश्विक विकास में गिरावट का अनुमान है, किंतु वित्त वर्ष 2024 में भारत में सशक्त क्रेडिट वितरण और पूंजी निवेश चक्र के साथ तेज वृद्धि होने की संभावना है। सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार और PM गति शक्ति, राष्ट्रीय रसद नीति और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं जैसे उपायों से आर्थिक विकास का समर्थन होगा एवं विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। 2022-23 के दौरान भारत में सामाजिक बुनियादी ढांचे और रोजगार की स्थिति। सरकार का सामाजिक क्षेत्र का खर्च वित्त वर्ष 2016 में 9.1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 21.3 लाख करोड़ रुपए हो गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से देश के वृद्धि और विकास की संभावनाओं के समृद्ध होने की उम्मीद है। सरकार के प्रयासों से स्कूलों में नामांकन अनुपात और लैंगिक समानता में सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 2023 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकार का बजट खर्च GDP का 2.1% था, जो वित्त वर्ष 2021 में 1.6% था। दो 2023 में स्वास्थ्य पर जो खर्च है वह GDP का 2.1% है। इसको आप लोग
याद रखेंगे। 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना से लगभग 22 लाख करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं और देश भर में 1.54 लाख से अधिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2030 तक गरीबी को कम करने के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रगति इस लक्ष्य से प्रदर्शित होती है कि संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार वर्ष 2005-06 और 19-21 के बीच 41 करोड़ रुपए से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। श्रम बल की भागीदारी। श्रम बाजार कोविड-19 के प्रभाव से उबर चुके हैं। साथ ही बेरोजगारी दर वर्ष 2018-19 5.8% से गिरकर 20-21 में 4.2% हो गई है। ग्रामीण महिला श्रम भागीदारी दर वर्ष 2018-19 में 19.7% से बढ़कर 2020-21 में 27.7% हो गई है, जो एक सकारात्मक विकास है। ई श्रम पोर्टल। असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल बनाया गया था और 31 दिसंबर 2022 तक 28.5 करोड़ से अधिक श्रमिकों को पंजीकृत किया गया था। ई श्रम पोर्टल किस चीज से संबंधित है? तो असंगठित श्रमिकों से संबंधित है। यह एक प्रकार का डेटाबेस है। औद्योगिक क्षेत्र में भारत की आर्थिक प्रदर्शन। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र वित्तीय वर्ष 22-23 की पहली छमाही के लिए सकल मूल्यवर्धन जीवीए में 3.7% की वृद्धि देखी गई है, जो पिछले दशक की पहली छमाही में हासिल 2.1% की औसत वृद्धि से अधिक है। वित्त वर्ष 2019 में 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से लेकर वित्त वर्ष 2022 में 11.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लगभग 3 गुना बढ़ गया है। भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। फार्मा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्रवाह 4 गुना बढ़ गया है। अतः यह वित्त वर्ष 2019 के 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर से वित्त वर्ष 2022 में 699 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल करने के लिए अगले 5 वर्षों में 4 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित कैपेक्स के साथ 14 श्रेणियों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं पीएलआई भी शुरू की गई है। कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन करके जनवरी 2023 तक 39,000 से अधिक प्रावधानों को कम और 3500 से अधिक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के एकीकरण को और बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया 2.0 अब 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें 15 विनिर्माण क्षेत्र और 12 सेवा क्षेत्र शामिल है। सेवा क्षेत्र में भारत की आर्थिक प्रदर्शन। भारत में सेवा क्षेत्र वित्त वर्ष 2022 में 8.4% की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में 9.1% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। कितना? तो 9.1% की दर से। जुलाई 2022 से क्रय प्रबंधन सूचकांक पीएमआई सेवाओं में सर्वाधिक विस्तार देखा गया है। विश्व वाणिज्य सेवाओं के निर्यात में 4% की हिस्सेदारी के साथ भारत वर्ष 2021 में शीर्ष 10 सेवा निर्यातक देशों में शामिल है। डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत की वित्तीय सेवाओं में बदलाव ला रहे हैं। भारत का ई कॉमर्स बाजार वर्ष 2025 तक सालाना 18% के दर से बढ़ने का अनुमान है। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।